गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज राजेश यूट्यूब चैनल दैट इज़ द रैंकर्स एकेडमी। आज जो हम लोग सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 4 डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ एससीसी, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक और फेस सेंटर्ड क्यूबिक के साथ साथ डेंसिटी के न्यूमेरिकल्स अलॉन्ग विथ डिफेक्ट्स को टच करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्या आपको पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में समझना है कि पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है। समझो, ये जो पिक्चर देख रहे हो आपको, ये टोटल, ये जो है ये टोटल यूनिट सेल है। ये जो पूरा क्यूब है ये क्या है, एक यूनिट सेल है। ठीक है, अब ये पूरा यूनिट सेल है तो इसका पूरा वॉल्यूम है। एटम्स यहाँ पर सिर्फ प्रेजेंट है, चलो यहाँ पर सिर्फ प्रेजेंट है। तो हमको क्या देखना है, पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है कि टोटल वॉल्यूम में से एटम ने कितना जगह घेर रखा है। फिर से बताता हूँ, टोटल यूनिट सेल का जो वॉल्यूम है उसमें से कितना जगह एटम ने घेर रखा है, वही उसका पैकिंग एफिशिएंसी होगा। तो जाहिर सी बात है, आपको ये खाली जगह दिख रहा है, मतलब पूरा जगह तो भर नहीं रखा है। हाँ, तो पैकिंग एफिशिएंसी कम होगा। जो ज़्यादा जगह भर कर रखेगा उसका पैकिंग एफिशिएंसी ज़्यादा होगा। तो पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, अगर केमिस्ट्री के टर्म पे बोले तो टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स। ये जो एटम्स जो भी वॉल्यूम है उनका टोटल वॉल्यूम होल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। टोटल यूनिट सेल का जो वॉल्यूम है उससे हम लोग डिवाइड करते हैं। उसी तरीके से हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी निकालते हैं। ठीक है, तो पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, पैकिंग फ्रैक्शन होता है रेशियो ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम बटा टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। देखो पीएफ मतलब पैकिंग फ्रैक्शन है ना। तो अगर हमको पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, टोटल वॉल्यूम निकालना पड़ेगा एटम का, जितना भी एटम है, टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम होल डिवाइडेड बाई, अगर यूनिट सेल का टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर दे तो टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, यूसी मतलब यूनिट सेल, तो हमारा क्या मिल जाएगा, पैकिंग फ्रैक्शन मिल जाएगा। और अगर इसी को हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर दे, इसी नंबर को किससे मल्टीप्लाई कर दे, 100 से, तो ये हमारा पैकिंग एफिशिएंसी हो जाएगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू पैकिंग फ्रैक्शन इनटू 100 होता है। और पैकिंग फ्रैक्शन का पूरा फॉर्मूला अगर हम लोग लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं, पी एफ इज इक्वल टू टी बी मतलब टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम होल डिवाइडेड बाई टी बी मतलब टोटल वॉल्यूम ऑफ यू सी यानी यूनिट सेल मल्टीप्लाइड बाई 100। अगर 100 से मल्टीप्लाई है तो उसको हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी बोलते हैं, और ये अगर 100 मल्टीप्लाई नहीं रहेगा तो ये इसको सिर्फ पैकिंग फ्रैक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो हम लोग अलग अलग का निकालते हैं। तो सबसे पहला है हमारा डेरिवेशन ऑफ पैकिंग ई पी मतलब पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ एस सी सी, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है ना। तो हम लोगों को पता है कि 3 प्रकार का यूनिट सेल का डेरिवेशन हम लोग को सीबीएसई में पूछा जाता है। जैक बोर्ड में सिर्फ और सिर्फ इसके आपको वैल्यूज पूछे जाएंगे। कैसे, व्हाट इज़ द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ एससीसी 52.4, व्हाट इज़ द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ बीसीसी 68%, व्हाट इज़ द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ एफसीसी 74%, है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन कभी भी जैक बोर्ड में आपको डिराइव करने नहीं बोलेगा पैकिंग एफिशिएंसी। तो सीबीएसई वाले के लिए डेरिवेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डिराइव करने पूछ ही लेते हैं। तो सबसे पहले चलिए डेरिवेशन हम लोग सीखते हैं। डेरिवेशन सीखने के लिए आपको एक चीज़ ये पता करना पड़ेगा कि जब भी आप सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, कोई भी यूनिट सेल, चाहे तो आप सिंपल क्यूबिक ले रहे हो, चाहे आप बॉडी सेंटर ले रहे हो, चाहे आप फेस सेंटर ले रहे हो, कोई भी यूनिट सेल का जब भी आप पैकिंग एफिशिएंसी डिराइव कर रहे हो तो आपको एक बात की ये ध्यान रखना पड़ेगा कि पिक्चर आपको बनाना क्लियर आना चाहिए कि एससीसी का जब हम पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे तो उसका पिक्चर कैसा होगा, बीसीसी का जब अपन पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे तो उसका पिक्चर कैसा होगा। ठीक है, एफसीसी का जब पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे तो उसका पिक्चर कैसा होगा। तो चलो मैं एक पिक्चर बनाने का कोशिश करता हूँ। यहाँ बना हुआ है, फिर भी आप लोगों को समझाने के लिए। तो सबसे पहले आप एक यूनिट सेल बनाएंगे, क्यूबिक यूनिट सेल बना लिया। उसके बाद आप किसका डेरिवेशन करें, सिंपल क्यूबिक का। सिंपल क्यूबिक का मतलब होता है सिर्फ कॉर्नर्स पर एटम रहना चाहिए। तो जो आप अब एटम्स रखेंगे वो सिर्फ कॉर्नर्स पर रखेंगे, और इस तरीके से रखेंगे कि वो दोनों एटम एक दूसरे को टच कर जाए। क्लियर है, ये रेडियस हो गया एटम का आर, ये भी रेडियस हो गया एटम का आर। हम लोग मान के चल रहे हैं कि यूनिट सेल का जो एज लेंथ है वो ए है, ये भी ए होगा। हर एक चीज़ ए ही होता है, एज लेंथ यूनिट सेल का हर एक ए ही होता है। तो ये पूरा भी क्या हो जाएगा, ये पूरा भी ए हो जाएगा। ठीक है,
तो वही आपका ये पिक्चर शो कर रहा है। दिस पिक्चर क्या रिवील कर रहा है कि हमने एक क्यूबिक यूनिट सेल बनाया। क्यूबिक यूनिट सेल में इस तरीके से एटम को रखा कि वो दो ही एटम रहते हैं कॉर्नर कॉर्नर पे और एक दूसरे को टच करेंगे, तो ये आर हो गया और ये आर हो गया और ये पूरा एज लेंथ ए होता है। तो यहाँ से आपको क्या क्लियर हो रहा है कि जो ए है वो आर प्लस आर 2r के बराबर होगा। ठीक है, तो डेरिवेशन में यही आपको देखना है। क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का अपन डेरिवेशन कर रहे हैं पैकिंग एफिशिएंसी, तो हम लोग क्या लिखेंगे, लेट द एज ऑफ एससीसी यूनिट सेल। आप कोई भी बनाओ, चाहे एससीसी का बनाओ, चाहे आप बीसीसी का बनाओ, चाहे आप एफसीसी का बनाओ, आपको एज लेंथ को ए लेना है और रेडियस ऑफ द एटम को आर लेना है। क्लियर है। उसके बाद थर्ड स्टेप में आपको लिखना है कि फ्रॉम द फिगर, पिक्चर बनाना ही है, फिगर के बिना आपको डेरिवेशन में फुल मार्क्स नहीं मिलेगा। तो फ्रॉम द फिगर, फिगर से क्लियर है, क्या क्लियर है कि ये जो ए है पूरा ए, ये किसके बराबर आएगा, ये 2r के बराबर आएगा, r प्लस आर। तो फ्रॉम द फिगर इट इज़ क्लियर डैट, क्या क्लियर है, दैट a बराबर 2r है। तो यहाँ से हम लोग हमेशा r निकालते हैं। a बराबर 2r आ गया तो यहाँ से r क्या हो जाएगा, a/2 हो जाएगा, 2 डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, अब हमको पता है कि पैकिंग एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है z इंटू वॉल्यूम ऑफ वन एटम डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मल्टीप्लाइड बाई 100। सर आपने पिछले फॉर्मूला में तो z बताया नहीं था, तो चलो अब बता देता हूँ। z का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर अगर मान लो 2 एटम है टोटल, तो हम लोग 2 से गुना करेंगे, 4 एटम्स होगा। देखो सिंपल क्यूबिक में टोटल नंबर ऑफ एटम्स 1 आता था, बॉडी सेंटर्ड में टोटल नंबर ऑफ एटम्स 2 आता था, एफसीसी में टोटल नंबर ऑफ एटम्स 4 आता था। तो जेड का वैल्यू उसके लिए 1 होगा, उसके लिए 2 होगा और नेक्स्ट लास्ट वन के लिए 4 होगा। ठीक है, तो पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला याद कर ले, जेड। ये आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, जैक बोर्ड में। सीबीएसई कभी नहीं पूछेगी, सीबीएसई आपको इससे डेरिवेशन पूछेगी, क्या कि डिराइव द एक्सप्रेशन या प्रूफ दैट द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल और फेस सेंटर्ड यूनिट सेल इज़ 52.4% और 68% और 74% रिस्पेक्टिवली, है ना। तीनों एक साथ कभी नहीं पूछेगा, आपसे एक एक करके पूछेगा। तो हमने एज लेंथ को a माना, रेडियस ऑफ एटम को r माना। फिगर से क्लियर है कि a बराबर 2r है, तो r का वैल्यू a/2 हो गया। अब हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला लिखेंगे। तो पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, z इंटू वॉल्यूम ऑफ वन एटम बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मल्टीप्लाइड बाई 100। तो चूँकि ये एससीसी है तो इसका z क्या होगा, 1, जो आगे हम लोग लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने लिखा है। तो वॉल्यूम ऑफ वन एटम, एटम कैसा होता है, एटम होता है स्फेयर शेप का। कोई भी स्फेयर जिसका रेडियस r है उसका वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 πr³ होता है कि नहीं। तो हमने वॉल्यूम ऑफ वन एटम जो स्फेयर था फॉर्मूला लगा दिया 4/3 πr³। r के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, r के जगह हम लोग a/2 लिख सकते हैं। तो जहाँ r था वहाँ हमने a/2 लिख दिया, तो r का क्यूब बन गया a/2 का होल क्यूब। तो ये 4/3 पाई, a का क्यूब a³ हो गया और 2 का क्यूब कितना हो गया, 8 हो गया। फिर अब हम लोग कैंसिल खेलते हैं। ठीक है, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, बच क्या गया ऊपर में पाई a³ और नीचे 3 2 जा 6, तो ये क्या बन गया, पाई a³ बटा 6 बन गया। अब हम लोग वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, तो यूनिट सेल हमारा क्या है, यूनिट सेल हमारा एक क्यूब है और क्यूब जिसका एज लेंथ a होता है उसका वॉल्यूम a³ होता है, आपने पढ़ा है। स्क्वायर का एरिया a स्क्वायर होता है और इसका वॉल्यूम, क्यूब का वॉल्यूम a³ होता है। क्यूबॉइड का वॉल्यूम l इंटू b इंटू h होता है, ये तो आपको बचपन से क्लास 9th में पढ़ा होगा। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या हो गया, a³ हो गया, है ना। तो जो हम लोग रेडियस और a का रिलेशन लेते हैं उसको इक्वेशन 1 लिखना। जो हम लोग वॉल्यूम ऑफ वन एटम निकालते हैं उसको आपने इक्वेशन 2 लिखना है। जो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकालते हैं a³ जो कि हमेशा सेम रहेगा तीनों के लिए, वो हमको इक्वेशन 3 लिखना है। अब फॉर्मूला जो था पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू z इंटू वॉल्यूम ऑफ वन एटम होल डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मल्टीप्लाइड बाई 100। सब वैल्यू पुट करो, z के जगह 1 पुट किया, वॉल्यूम ऑफ वन एटम क्या आ रखा है, पाई a³/6 पुट कर दिया, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या आ रखा है, a³, तो यहाँ पर नीचे a³ पुट कर दिया मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है, अब कैंसिल खेलते हैं। तो a³ से क्या हो गया आपका, कैंसिल हो गया, बच क्या गया 1 इंटू a³/6 इंटू 100 और एक पाई बच गया, है ना। तो a³, अच्छा इसको मैं अच्छे से बता देता हूँ जैसा स्टेप मैंने किया है। 1 को पाई a³ से मल्टीप्लाई करेगा तो पाई a³ ही आएगा बाई 6 और नीचे a³ था इंटू 100 था, a³ से a³ को कैंसिल कर दिया, पाई/6 इंटू 100 हो गया, पाई का वैल्यू 3.14/6 इंटू 100,
तो 3.14 को जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 314 आएगा, ठीक है। और 314/6 करोगे तो 52.4% आएगा। तो ये था डेरिवेशन आपका SCC का पैकिंग एफिशिएंसी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब सेम तरीके से हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी डिराइव करेंगे किसका, BCC का। तो BCC का आपको पिक्चर कैसे बनाना है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखो SCC का पिक्चर हमने देख लिया था कि एज के अलोंग हम लोग क्या करते थे, एज के अलोंग हम लोग दो एटम्स कॉर्नर पे ज्वाइन करते थे। BCC के लिए क्या करेंगे, देखो मैं समझा रहा हूँ। BCC का मतलब क्या होता है, बॉडी सेंटर्ड, है ना। तो एटम्स एक यहाँ से कॉर्नर पे रहेगा इस तरीके से, एक एटम बॉडी के सेंटर पर रहेगा इस तरीके से, फिर एक एटम कहाँ पर रहेगा, कॉर्नर पर रहेगा इस तरीके से, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा कि ये रेडियस है R, यहाँ पर पूरा रेडियस बन रहा है 2R, और यहाँ पर सिर्फ छोटा सा रेडियस बन रहा है R, ठीक है। और ये बॉडी का डायगोनल है। अगर किसी भी क्यूब जिसका एज लेंथ A है उसका बॉडी डायगोनल का फॉर्मूला होता है √3a। आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे कि क्यूब जिसका एज लेंथ A है उसका बॉडी डायगोनल BD, बॉडी डायगोनल का वैल्यू क्या होता है, √3a होता है, ठीक है। और तो हम लोग क्या लिखेंगे कि ये जो बॉडी डायगोनल है वो √3a और किसके बराबर होगा, R + 2R + R, दैट इज़ 4R के बराबर होगा, ठीक है। तो पिक्चर तो आप लोगों को क्लियर आ गया होगा। वही पिक्चर यहाँ पर बनाया गया, आप लोग को अच्छे से शो कर दे रहा हूँ जूम करके। ये एक यहाँ पर आपको दिखाया गया है कॉर्नर पे, एक बॉडी का सेंटर पे, क्योंकि बॉडी सेंटर्ड है। फिर से कॉर्नर पे तो हमेशा एटम रहता ही रहता है, पिछले लेक्चर्स में बता चुके हैं। बॉडी सेंटर है मतलब कॉर्नर के अलावा बॉडी सेंटर पर होगा। फेस सेंटर है मतलब कॉर्नर पे तो रहेगा, बीच में एक फेस सेंटर पे भी रहेगा, ठीक है। तो हम लोग एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल को क्या मान ले रहे हैं, A, रेडियस ऑफ द एटम को क्या मान ले रहे हैं, R। फ्रॉम द फिगर इट इज़ क्लियर दैट, फिगर से क्या क्लियर है, अगर एज लेंथ A है तो ये पूरा जो है वो क्या हो जाएगा, वो √3a हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा बॉडी लेंथ है, बॉडी का डायगोनल है। तो बॉडी डायगोनल इज इक्वल टू 4R दिख रहा है ना, R + 2R + R। और बॉडी डायगोनल ऑफ क्यूब क्या होता है, √3a बराबर 4R। हमेशा हम लोग R निकालते हैं, तो ये जो 4 मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में आ जाएगा, तो R बराबर क्या हो जाएगा, √3a/4 हो जाएगा। अब चूंकि BCC है तो Z का वैल्यू 2 होता है। कैसे 2 होता है सर, 8 कॉर्नर पर एटम रहते हैं, हाँ, प्लस एक बॉडी सेंटर पर रहता है। कॉर्नर का एफिशिएंसी 1/8 होता है, तो 8 × 1/8, और बॉडी सेंटर का एफिशिएंसी 1 होता है तो 1 × 1, तो ये 1 और +1 2 आता है इस तरीके से, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ वन एटम निकालेंगे, सेम तरीके से वॉल्यूम ऑफ क्यूब यूनिट सेल निकाला था वही करेंगे। पैकिंग एफिशिएंसी फॉर्मूला पुट करेंगे, बस सेम तरीका है जैसे हमने पिछला। किसी एक को अगर, कोई भी स्टूडेंट को अगर पहला डेरिवेशन आ गया तो दूसरा और तीसरा काफ़ी मामूली लगता है। तो वॉल्यूम ऑफ वन एटम, स्फेयर है तो वॉल्यूम उसका क्या होगा, 4πr क्यूब होगा, 4/3 πr क्यूब, 4/3 पाई r की जगह √3a/4, तो यहाँ हमने √3a/4 का होल क्यूब ले लिया। बहुत बच्चों को पिछले साल जब मैंने एक वीडियो डाला था तो उस पर बहुत बच्चों को दिक्कत था, सर √3a/4 का होल क्यूब में क्या है। तो देखो इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं है बाबू, क्या करो, क्यूब है ना, तो क्यूब का मतलब 3 बार गुना होगा, तो मतलब √3a गुना √3a मल्टीप्लाइड बाई √3a, और नीचे 4 का क्यूब यानी 64 हो जाएगा, ठीक है। √3 × √3 3 होगा, हाँ, फिर क्या बच गया, √3 बच गया, और a क्यूब होगा, हाँ, और नीचे क्या आ जाएगा, 4 का क्यूब 64, तो इसका वैल्यू क्या होगा, 3√3a³ 64, है ना। तो ये वही लिखा हुआ है 4/3 पाई, और ये क्या बन गया 3√3a³ 64। अब कैंसिल खेलते हैं, तो 4 1 जा 4 और 64 को 16 से काट दिया, 4 1 जा 4 और 16 4 जा 64 कट गया, ठीक है। 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, तो बच क्या गया, ऊपर में पाई बच गया, √3 बच गया, a क्यूब बच गया, और नीचे 16 बच गया, ठीक है। तो वही हमने लिख दिया पाई √3a³/16। अगर नहीं आप लोगों को समझ में आ रहा, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको खुद से सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर रफ स्केच में रेडियस निकालना है ना, रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई r³। 4/3 पाई, r का वैल्यू कितना आ रहा था, वहाँ से हमको दिखा कि 4r का वैल्यू √3a आ रहा था बॉडी डायगोनल का, ठीक है। 4r का वैल्यू क्या आ रहा था, √3a, तो यहाँ से r बराबर क्या आएगा, √3a/4, तो r की जगह हम क्या लिख दें, √3a/4 का होल क्यूब। क्लियर है इतना, तो 4/3 पाई, है ना,
रूट थ्री ए का होल क्यूब अभी दिखाया मैंने, 3√3 a³ होता है, और 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है। 4 1 जा 4, 16 4 जा 64, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो बच क्या गया, π√3 a³ बटा 16। तो वही वहाँ पर लिखा हुआ π√3 a³ बटा 16 वॉल्यूम ऑफ 1 एटम। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना होता है, a³ हमेशा के लिए सेम ही जाएगा कुछ, क्योंकि सभी के लिए आपको फिगर में क्यूब ही रहेगा ना, एटम का बस ओरिएंटेशन बदल रहा है। एटम कभी कॉर्नर पे आ गया, कभी बॉडी सेंटर पे आ जाएगा, कभी फेस सेंटर पे, कभी बॉडी डायगोनल पे, लेकिन यूनिट सेल तो हमेशा क्यूब है। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हमेशा a³ रहेगा। पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला Z इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 एटम बाई वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इंटू 100। ठीक है, Z का वैल्यू 2 आएगा, वॉल्यूम ऑफ 1 एटम कितना आया था, π√3 a³ होल डिवाइडेड बाई 16 पुट कर दिया, और टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल बटा डिवाइड में तो इसको 1 बटा a³ लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाई 100, है ना। कैंसिल कैंसिल खेलते हैं। ठीक है, तो कैंसिल कैंसिल खेलेंगे तो a³ से a³ कट जाएगा। ठीक है, अच्छा क्या बचा हुआ है, 2 से 16 को काटेंगे तो 2 8 जा 16 हो जाएगा, तो क्या बचा, π√3/8 मल्टीप्लाइड बाई 100। हम लोग जानते हैं कि पाई का वैल्यू 3.14 होता है, √3 का वैल्यू 1.73 होता है, बाई 8 गुना 100। इसको जब आप मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो लगभग 67.9 यानी 68% आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या पता चला, BCC का जो पैकिंग एफिशिएंसी होता है वो 68% होता है। नेक्स्ट है आपका डेरिवेशन ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ FCC लास्ट, जो 74% हमको प्रूव करना है। तो देखो पैकिंग एफिशिएंसी का डेरिवेशन किसके लिए, FCC के लिए। तो FCC के लिए अलग, जाहिर सी बात है, सिंपल क्यूबिक के लिए कॉर्नर कॉर्नर में एटम जोड़े, बॉडी सेंटर के लिए कॉर्नर कॉर्नर और एक बॉडी सेंटर से जोड़े। FCC में फेस सेंटर के लिए कॉर्नर, ये कॉर्नर हो गया, ये कॉर्नर हो गया, फेस सेंटर में जोड़ेंगे। ठीक है, तो पिक्चर से क्लियर है कि यहाँ पर R है, ये पूरा 2R है, और यहाँ R है, तो ये क्या बन गया, 4R बन गया। ठीक है, और ये जो है ये एक स्क्वायर का डायगोनल दिख रहा, मान लो ये इसको स्क्वायर मानेंगे, हाँ यार स्क्वायर मानेंगे क्योंकि क्यूब में सब कुछ ए होता है। तो अगर सिर्फ इस 2D डायग्राम को देखें, 2 डायमेंशनल को, तो स्क्वायर दिख रहा और ये स्क्वायर का डायगोनल दिख रहा। ठीक है, तो स्क्वायर का अगर साइड A है तो उसका डायगोनल √2a होता है। ठीक है, तो हम लोग लिख लेते हैं सेम चीज़, लेट द एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल इज इक्वल टू A एंड द रेडियस ऑफ द एटम इज इक्वल टू R। फ्रॉम द फिगर हमेशा लिखते हैं इट इज़ क्लियर दैट फेस, वहाँ बॉडी डायगोनल 4R होता था, यहाँ फेस डायगोनल। ठीक है, तो फ्रॉम द फिगर इट इज़ क्लियर दैट, क्या क्लियर है कि जो फेस का डायगोनल है वो 4R के बराबर है। तो फेस का डायगोनल क्या होता है, √2a, क्योंकि स्क्वायर की तरह फेस होता है, बराबर 4R। हमें हमेशा R निकालना होता है, तो √2a/4 इज इक्वल टू R। अब √2a/4 है, क्या है, √2a/4 को क्या लिख सकते हैं, 4 को क्या हम लोग 2 × 2 लिख सकते हैं, हाँ। अच्छा, और 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, और √2 × √2 लिख सकते हैं, और ये 2 तो ऐसे ही रहा, तो एक √2 कट जाएगा, तो ये a/2√2 आ जाएगा। ठीक है, वही लिखा हुआ है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, R बराबर, इसको जब कैंसिल करेंगे तो a/2√2 आ जाएगा। फेस सेंटर्ड के लिए Z का वैल्यू कितना होता है, 4 होता है, ये भी क्लियर है। वॉल्यूम ऑफ 1 एटम, एटम हमेशा स्फेरिकल होता है, लगाएंगे फॉर्मूला 4/3 πr³। हर एक के लिए सब कुछ सेम जाएगा, बस R का वैल्यू हर एक के लिए अलग अलग होगा। SCC के लिए अलग अलग होगा, BCC के लिए अलग अलग होगा, और FCC के लिए अलग अलग होगा। R का वैल्यू a/2√2 पुट कर दिया है ना। तो अब आपको यहाँ पर क्लियरली दिखना चाहिए कि 4/3 पाई ऐसा ही रहेगा, a का क्यूब a³ बन जाएगा, और 2 का क्यूब 8 बन जाएगा, और √2 का होल क्यूब 2√2 बनेगा। √2 का होल क्यूब का मतलब क्या हुआ, √2 को 3 बार गुना करना, √2 × √2 2 को √2 से करेंगे तो 2√2। ठीक है, तो क्या बन गया, 4/3 पाई a³, 2 का क्यूब 8 और √2 का 2√2, है ना। तो 8 2 जा 16। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये आपका बन जाएगा इस तरीके से 4/3 पाई a³ बटा 16√2, 8 2 जा 16√2, कैंसिल कैंसिल खेलते हैं, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। ठीक है, तो बच क्या गया a³ और नीचे बच गया 3 और बच गया 4 और √2, तो 3 4 जा 12√2, है ना। चलो इसको फिर से तुम लोग को सॉल्व करके दिखाते हैं रफ स्केच में। बहुत बच्चे फिर बोलोगे सर आपने ऐसा ऐसा करे, कुछ नहीं है। 4/3 पाई, R कैसे निकाले थे, 4R बराबर क्या था, √2a था, यही ना। तो R बराबर क्या था, 4R बटा √2 था।
तो इसको काटे थे तो हमारा कितना आ गया था, 2√2 आ गया था। तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है ना, आर की जगह क्या पुट करेंगे, 2√2r 2, ठीक है। आर की जगह क्या पुट करेंगे, एक मिनट, यहाँ थोड़ा सा दिक्कत, गलत मैं लिख रहा था। देखो 4r बराबर क्या आ रहा था, √2a। हम लोग r निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, √2a/4। इसको काटते थे तो क्या आता था, 2√2। तो r क्या आ गया, a/2√2। अब ये वैल्यू अपन इधर पुट करेंगे, चलो पुट करके देखते हैं। वॉल्यूम क्या होता था, 4/3 पाई आर क्यूब। आर की जगह क्या पुट करेंगे, a/2√2 है ना। तो 4/3 पाई आर की जगह a/2√2 का होल क्यूब। ये क्या बन जाएगा, 4/3 पाई a का क्यूब, 2 का क्यूब कितना आएगा 8, और √2 का होल क्यूब कितना आएगा 2√2। ये 8 × 2 कितना मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 16, है ना। तो 16 जब हो जाएगा, चलो इसको मिटा देते हैं। हाँ, अब देखो तो ये कितना हो गया, ऊपर काटा कटे करे, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, है ना। तो ऊपर में क्या बचा, ऊपर में बचा पाई a क्यूब होल डिवाइडेड बाई, नीचे क्या बच गया, 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12, 12√2। क्लियर हुआ, यही वॉल्यूम ऑफ एटम आया, है ना, जो कि यहाँ पर आपको लिखा गया है। किसके लिए, एफसीसी के लिए क्या लिखा गया, पाई a³/12√2। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हमेशा a क्यूब होता है। फॉर्मूला लगा देंगे, पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू Z इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 एटम बटा टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इंटू 100, सब कुछ पता है। Z एफसीसी के लिए 4 होता है, 4 पुट किया। वॉल्यूम ऑफ एटम क्या रखा है, पाई a³/12√2 पुट कर दिया, और नीचे है टोटल वॉल्यूम ऑफ, तो इसीलिए 1 लिखते हैं, तो a³ हमेशा कट जाता है। 4 है, 4 से 12 3 बार में कट गया, तो यहाँ 3 बच गया, ठीक है। 4 × 3 = 12 हो गया, तो बच क्या गया, पाई, और नीचे का बच गया 3√2। तो पाई/3√2 इंटू 100। पाई का वैल्यू क्या होता है, पाई का वैल्यू होता है 3.14। 3 इंटू √2 का वैल्यू कितना होता है, 1.4 इंटू 100। जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर 74% आ जाएगा। आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो यहाँ से आपको क्या पता चला, यहाँ से आपको यही समरी पता चला कि एफसीसी यूनिट सेल का पैकिंग एफिशिएंसी 74% होता है, बीसीसी का 68% होता है, और सिंपल क्यूबिक का 52.4% लिखना, 52 ही मत लिखना, 52.4% लिखना, ठीक है। ये डाटा जैक बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और सीबीएसई के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डेरिवेशन जो है पैकिंग एफिशिएंसी का वो सिर्फ और सिर्फ सीबीएसई के लिए इंपॉर्टेंट है, डाटा जैक बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को एक तरीके से घुमा करके इस तरीके से भी पूछा गया है सीबीएसई और जैक दोनों में, कि विच टाइप ऑफ यूनिट सेल हैज़ द हाईएस्ट पैकिंग एफिशिएंसी। तो क्लियरली दिख रहा है कि ये जो एफसीसी यूनिट सेल है इसका सबसे हाईएस्ट पैकिंग एफिशिएंसी होता है, और सबसे घटिया पैकिंग एफिशिएंसी, सबसे लोएस्ट किसका होता है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का 52.4%, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक्स दोनों से आता, दोनों में मतलब फॉर बोथ द बोर्ड्स, जैक बोर्ड के लिए और सीबीएसई के लिए, दोनों इस टॉपिक से एक न्यूमेरिकल आने की चांस आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन 2021 में लगभग 90% है। देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 90% ऑफ कमिंग अ न्यूमेरिकल फ्रॉम द टॉपिक ऑफ डेंसिटी ऑफ द चैप्टर सॉलिड स्टेट, ठीक है। तो चलो देखते हैं डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, कैसे होता है, इसके न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करते हैं, वो देखते हैं हम लोग, ठीक है। देखो स्टूडेंट्स, वैसे तो डेंसिटी का न्यूमेरिकल काफ़ी आसान होता है, लेकिन बच्चों को बहुत दिक्कत आता है इसके वैल्यू को कैलकुलेट करने में, है ना। कैलकुलेशन करने में इसके न्यूमेरिकल में बच्चों को बहुत दिक्कत आती है, लेकिन हम इसी वीडियो में एक ऐसा ट्रिक बताएंगे जिसके द्वारा आप लोग बिल्कुल आसानी से एक्यूरेट अप्रॉक्स आंसर ला सकते हैं विदाउट एनी मच मोर कैलकुलेशन हेडेक, ठीक है। तो डेंसिटी डी, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है Z इंटू मोलिकुलर मास बाई अवोगाड्रो नंबर इंटू a³। सर ये क्या बोल दिया आपने, देखो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, Z क्या है, टोटल नंबर ऑफ एटम, इंटू MW मतलब मोलिकुलर वेट या M, दोनों का मतलब मोलर मास या मोलिकुलर वेट होता है,
Na मतलब अवगाड्रो नंबर, जो क्लास 11th में आपने पढ़ा था, 1 मोल इज इक्वल टू 6 इंटू 10 का पावर 23। तो जो 6 इंटू 10 का पावर 23 वैल्यू होता है उसी को हम लोग अवगाड्रो नंबर कहते हैं, ठीक है। इंटू ए क्यूब, ए क्यूब मतलब क्या हुआ, ए का मतलब होता है तुम्हारा एज ऑफ द यूनिट सेल और ए क्यूब मतलब वॉल्यूम, ठीक है। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम होता है, वही तरीके का कंसेप्ट है इसमें भी। तो ए क्या है, एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल। तो इस पिक्चर में फिर से रिवाइज करते हैं। फॉर्मूला में Z क्या है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स, M क्या है, मोलर मास या मोलिकुलर वेट, Na क्या है, अवगाड्रो नंबर, अवगाड्रो नंबर का वैल्यू कितना होता है 6 इंटू 10 का पावर 23, और ए क्यूब क्या है, ए है एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल, उसका होल क्यूब। तो चलिए इसको न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करते हैं कि किस तरीके से किया जाता है। ये जो इसके न्यूमेरिकल इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना ज़्यादा दोनों बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है फॉर बोथ जैक एंड सीबीएसई, दैट हर एक साल इससे क्वेश्चन आया ही आया है। मैंने पहले ही बताया था 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, एक नंबर का क्वेश्चन आएगा, एक 3 मार्क का क्वेश्चन आएगा। 1 मार्क का क्वेश्चन एक MCQ में होगा, और जो 3 मार्क का क्वेश्चन होता है CBSE में, वो या तो तुमको डिफेक्ट से पूछेगा, CBSE के लिए बता रहा हूँ, या तो तुमको ये न्यूमेरिकल दे देगा, किसका, डेंसिटी का। क्लियर है। अब जैक बोर्ड के लिए भी बता देता हूँ, जो 4 मार्क का क्वेश्चन आता है 1 + 3 एक MCQ, ये 3 मार्क का क्वेश्चन है। ये या तो तुमसे पूछेगा डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलिन एंड अमोर्फस C&A, दूसरा डिफेक्ट में पूछ लेता है डिफरेंस बिटवीन शॉर्टकी एंड फलना डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट जो भी है, और तीसरा जो क्वेश्चन पूछता है वो आपका न्यूमेरिकल होता है यही वाला, डेंसिटी का, ठीक है। यही 3 पूछे जाते हैं। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो एग्जाम्पल 1.4 CBSE 2019 में आ चुकी है बोर्ड्स में। किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, पढ़ने का तरीका क्या होता है, न्यूमेरिकल को अप्रोच क्या होना चाहिए, गिवन किस तरीके से लिखते हैं, सब कुछ आपको वीडियो में इस स्लाइड में पता चलेगा। तो क्वेश्चन बोल रहा है एक्स रे डिफ्रैक्शन स्टडी सो दैट कॉपर क्रिस्टलाइजेज इन FCC यूनिट सेल। FCC यूनिट सेल पता है तो हमको Z पता आ गया 4, गिवन लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है। विथ सेल एज जहाँ लिख दें मतलब एज का लेंथ वो कितना दे रखा है 3.608 इंटू 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर, ठीक है। In a separate experiment, copper is determined to have density of 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। D भी पता चल गया, डेंसिटी भी दिया हुआ 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये सारा आपको गिवन में लिखना है। कैलकुलेट द एटॉमिक मास, हमको क्या निकालना है, MW निकालना है, ठीक है। और Na हमेशा पता रहता है, कभी क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं रहेगा, वो होता है 6 इंटू 10 का पावर 23। तो हम लोगों को Z पता है, A पता है, D पता है, Na पता है, MW निकालना है। एक ही फॉर्मूला है डेंसिटी का, उसी फॉर्मूला का 3-4 एप्लीकेशन है। मतलब वो जो फॉर्मूला है डेंसिटी D इज इक्वल टू Z इंटू MW बाई Na इंटू होल क्यूब, उसी का 3 एप्लीकेशन। उससे कभी तुमसे डेंसिटी डायरेक्टली पूछ लेगा, कभी मॉलिकुलर वेट पूछ लेगा, ठीक है, कभी एज लेंथ पूछ लेगा, है ना, कभी पूछ लेगा विच टाइप ऑफ यूनिट सेल, मतलब Z पूछ लेगा, Z का वैल्यू 4 आया तो FCC, Z का वैल्यू 2 आया तो BCC। तो ये सब हमको पता है। अब देखो फॉर्मूला हम लोग को क्या पता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। फॉर्मूला हम लोग को पता है कि D इज इक्वल टू होता है Z इंटू मोलिकुलर वेट बाई अवगाड्रो नंबर इंटू ए क्यूब। हमें क्या क्या पता है, हमें D पता है, हमें Z पता है, हमें Na पता है, हमें ए क्यूब पता है। तो वैल्यू पुट कर देंगे सबका तो MW पता चल जाएगा। बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला काम है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, D Na से और ए क्यूब से मल्टीप्लाई होगा और Z से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। चलो इसको रफ वर्क में समझाता हूँ मैं। देखो D इज इक्वल टू Z इंटू MW बाई Na इंटू ए क्यूब। हमको MW निकालना, बाकी सब पता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, D इंटू Na इंटू ए क्यूब होल डिवाइडेड बाई Z गिव्स द मोलिकुलर वेट। यही आपका इक्वेशन बनेगा। सबका वैल्यू पुट कर रहा है तो चलो सबका वैल्यू पुट करते हैं। डेंसिटी दे रखा था 8.92 तो लिख दिया 8.92। अवगाड्रो नंबर दे रखा है 6 इंटू 10 का पावर 23, लिख दिया 6 इंटू 10 का पावर 23। ए क्यूब में क्या दे रखा था 3.608 इंटू 10 का पावर -8, लिख दिया, उसका होल क्यूब भी है। होल डिवाइडेड बाई Z, FCC है तो Z का वैल्यू कितना हो जाएगा 4। अब इसी को हम लोग को सॉल्व करना है, इसी को क्या करना है, सॉल्व।
तो चलो इसी को सॉल्व करने देखते हैं, यहाँ पर सॉल्व करते हैं हम लोग, इसको रब कर ले। हाँ, अब देखो इसी को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, 8.92 को आप ले लीजिए, 8.92 को आप ले लीजिए 9, सॉल्व कर रहे हैं अब, ठीक है, ग्रीन कर लेते हैं। 8.92 को क्या मान लिया मैंने, 9 गुना 6 ही रहा, गुना 10 का पावर 23, ठीक है। 3.608 है तो उसको आप 3.6 ही मान लीजिए, वन डिजिट में आप उसको अप्रॉक्स करिए, तो क्या मान लीजिएगा आप इसको, 3.6 का होल क्यूब, क्लियर है, इनटू 10 का पावर -8 का होल क्यूब क्या बन जाएगा, 10 का पावर -24 बन जाएगा, होल डिवाइडेड बाई 4 है, क्या है 4, ठीक है। तो देखो हुआ क्या, 2 से कैंसिल करो, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो 9 को 3 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 9 को 3 से गुना करोगे आ जाएगा 27। चलो 10 का पावर 23 है, 10 का पावर -24 है, तो 10 का पावर कितना बचेगा, -1, 10 का पावर 23 में 10 का पावर -24 गुना करोगे, और ये 3.6 का होल क्यूब है, तो चलो गुना कर लेना, जो भी है उसको 2 से डिवाइड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखने में कैलकुलेशन टफ लग रहा था, बल्कि है कुछ भी नहीं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल 1.3, फिर से हमेशा गिवन लिखने का तरीका समझो, और अप्रॉक्स 3.608 है तो 3.6, 8.9 है तो 9, इस तरीके से जब लोगे तभी तुम्हारा आंसर जल्दी आएगा, नहीं तो बहुत बड़े बड़े नंबर्स को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। एग्जाम्पल 1.3, एन एलिमेंट है जब बीसीसी स्ट्रक्चर, बीसीसी स्ट्रक्चर है तो बच्चों जेड आपको पता चल गया 2, एज ऑफ 288 पिकोमीटर, एज मतलब एज लेंथ 288, एक पिकोमीटर में 10 का पावर -12 मीटर होता है, और सेंटीमीटर होता है 10 का पावर -10। तो इस चैप्टर में हम लोग सेंटीमीटर, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लिखेंगे, इसलिए जब भी पिकोमीटर आए तो 10 का पावर -10 सेंटीमीटर लिखना, ध्यान रख, मीटर नहीं सेंटीमीटर। डेंसिटी भी दे रखा है, डेंसिटी कितना दे रखा है, 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। चलो हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 208 ग्राम ऑफ एलिमेंट, उल्टा Z, अच्छा ए ने भी पता रहता है ना, 6 × 10 का पावर 23। तो जब Z पता है, A पता है, D पता है, Na पता है, तो जो हमारा फॉर्मूला था D = Z × MW होल डिवाइडेड बाई NA × A³, तो हमको सब कुछ D पता है, Z पता है, Na पता है, A³, तो हमारा MW निकल जाएगा। तो सबसे पहले इस फॉर्मूला में पुट करके हम लोग मॉलिकुलर वेट निकालेंगे, ठीक है। तो मॉलिकुलर वेट भाई ये इसे गुना, अभी हम मॉलिकुलर वेट निकालना सिखाया ना, जब मॉलिकुलर वेट इस क्वेश्चन का निकल जाएगा तो आप लिखोगे मोल इज इक्वल टू क्या लिखोगे, गिवन मास बाई मोलर मास। गिवन मास मतलब क्वेश्चन में कितना दिया हुआ, 208, और मोलर मास ये जो आप अभी न्यूमेरिकल का में वैल्यू पुट किए थे MW, उसका वैल्यू निकाल दोगे, जो भी आएगा, मान लो अगर आ गया 56, 60 कुछ तो आएगा, ठीक है, मान लो 56 आ गया या 60 आ गया, उसको डिवाइड कर लेना। अब तो ये तो तुम्हारा मोल निकला, अब हमको एटम्स निकालना, एक मोल में कितना एटम होता है, 6 × 10 का पावर 23, तो 6 × 10 का पावर 23 से गुना कर देना। अब वो उतना मोल ऑफ कंपाउंड निकला। अब ये कंपाउंड का कैसा स्ट्रक्चर है, बीसीसी स्ट्रक्चर है, इसलिए इसको 2 से गुना करना पड़ेगा। अगर एफसीसी रहता तो 4 से गुना करते, और अगर एससीसी रहता तो 1 से करते। फिर से बता रहे, मोल निकालेंगे गिवन मास बाई मॉलिकुलर मास, गिवन मास दिया हुआ, मोलर मास जो आएगा आंसर वो लिख देना, और मोल में नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए 6 × 10 का पावर 23। तो सोचो ना, अगर बोल दिया 1 मोल ऑफ NaCl का मॉलिक्यूल में, एक में कितना एटम है, 2 है ना, Na और Cl 2, तो तुमको बोल रखा बीसीसी स्ट्रक्चर है, तो बीसीसी से आप ऐसे ही पता कर लो कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स 2 होते हैं, तो 2 पुट कर दो और आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल 1.5, मेरे साथ साथ आप लोग गिवन लिखने का कोशिश करो, कॉपी पेन ले लो। हमेशा जब भी लेक्चर देखो तो हमेशा आपके पास NCERT का केमिस्ट्री खुला हुआ होना चाहिए, और वो टॉपिक खुला हुआ होना चाहिए जो आपका टॉपिक वीडियो में चल रहा है। इससे क्या होगा, आपको बहुत सारी बातें क्लियर होगी। एग्जाम्पल सारे NCERT से लिया गया है। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि जो NCERT बुक होता है स्पेशली फॉर केमिस्ट्री, वो बाइबल की तरह होता है। NCERT केमिस्ट्री इज़ नॉन एज द बाइबल फॉर क्लास 12th बोर्ड, चाहे वो जैक हो चाहे वो CBSE, इवन एवरी कम्पिटिटिव एग्जाम।
whether it is IIT JEE or whether it is NEET, all the questions are from NCERT. So केमिस्ट्री के लिए NCERT इज़ द बेस्ट बुक. इसके अलावा NCERT पूरे बाय हार्ट लाइन बाय लाइन पढ़िए, उसके बाद DPP या सीट सॉल्व करिए अगर आपको JEE निकालना, आराम से हो जाएगा. फिजिक्स के लिए आपको अलग अलग बुक्स बनाना पड़ सकता है, मैथ्स के लिए, बट केमिस्ट्री के लिए NCERT इज़ द बेस्ट बुक, है ना. बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दिया गया है. एग्जाम्पल 1.5 क्या बोल रहा है? सबसे पहले डेंसिटी लिखने का कोशिश करते हैं. सिल्वर फॉर्म्स CCP लैटिस. CCP मतलब SCCP. CCP और SCCP जब भी आ जाता था हम लोग पढ़े थे फॉर्मूला वाला में, AB वाला में 4 एटम लेते थे. तो Z का वैल्यू कितना हो गया? 4. ठीक है. सो दैट मतलब प्रूफ करना है कि एज लेंथ 408.6 आएगा. कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ एटम. अच्छा, डेंसिटी निकालना है. चलो डेंसिटी निकालना है ना. सो दैट SHO लिखना चाहिए था तो सो लिख दिया. चलो, तो Z4 दे रखा है, एज लेंथ A दे रखा है कितना? 408.6 पिकोमीटर. तो इसको 10 का पावर -10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटीमीटर आ जाएगा. ठीक है. डेंसिटी मास भी दे रखा है, MW भी दे रखा है. MW कितना होता है? 107.9. तो जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या मान लेंगे बच्चे? 107.9 को अप्रोक्स में क्या मानोगे? 108 फटाक से. अच्छा, और Na भी हमेशा पता होता है. Na कितना पता होता है? 6 × 10 का पावर 23. अब 6.022 मत लिखने लगना है, अनोइंग होता है, बहुत बड़ा लंबा सॉल्यूशन जाता है. तो 6 × 10 का पावर 23. सर अब इतना बड़ा बड़ा डाटा का इसका क्यूब कैसे करेंगे? माथा ख़राब हो जाएगा इसका क्यूब करने में. चलो करके दिखा देते हैं ना. एज लेंथ याद कर लो, 408.6 पिकोमीटर है. ठीक है, 408.6 पिकोमीटर. तो देखो ये करता हूँ मैं. एज लेंथ क्या दे रखा है? 408.6 पिकोमीटर. हमको ए क्यूब निकालना है ना. अरे एक फॉर्मूला में एक ए क्यूब है. देखो आपका डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? डेंसिटी इज इक्वल टू होता है Z इंटू मोलिकुलर वेट बाई अवगाड्रो नंबर इंटू ए क्यूब. यही होता है ना. D इज इक्वल टू क्या होता है? Z इंटू मोलिकुलर वेट बाई अवगाड्रो नंबर इंटू ए क्यूब. यही फॉर्मूला होता है. अब ध्यान दो, Z तो आसान नंबर है 4, मोलिकुलर वेट भी 107.9 दिया हो जिसको 8 मान लेना, 108. Na क्या दिया हुआ रहता है? 6 × 10 का पावर 23. बच्चों को दिक्कत आता है ए क्यूब को सॉल्व करने में. ठीक है, तो देखो कैसे करते हैं ए क्यूब को सॉल्व. तो ए क्यूब को सॉल्व करने का काफ़ी आसान तरीका है. चलो करके दिखाते हैं. होल क्यूब, ये पिकोमीटर में ध्यान रखना है, ये पिकोमीटर में. तो सबसे पहले आपका काम है सेंटीमीटर में चेंज करना. तो ये हो जाएगा 408.6. मीटर में करते तो 10 का पावर -12, लेकिन सेंटीमीटर में कर रहे हैं इसलिए 10 का पावर -10 से. ठीक है, उसका क्या हो जाएगा? होल क्यूब हो जाएगा. तो 408.6 का होल क्यूब, हाँ, गुना 10 का पावर -10 है, उसका होल क्यूब है तो 10 का पावर -30 हो जाएगा. कैसे सर? मल्टीप्लाई हो जाता पावर. चलो बहुत अच्छे से. सर हमको 408.6 को 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 408.6 इंटू 408.6 इंटू 408.6. सर ये तो बहुत नाइंसाफ़ी है. नहीं, ऐसा नहीं करना पड़ेगा. कैसे? चलो इसको सॉर्ट करने का तरीका. 408.6 को और हम क्या लिख सकते हैं? इसका होल क्यूब को हम लोग साइंटिफिक नोटेशन में क्या लिख सकते हैं? 4.08, 2 पीछे गए हैं तो इंटू 10 का पावर 2 का होल क्यूब. क्लियर है? यस सर लिख सकते हैं. 4.08 को अप्रोक्स 4 मान सकते हो? बिल्कुल मान सकते हैं सर. 4.08 4 होता ही होता है. 0.08 2 डेसिमल के बाद का वैल्यू को तो हटा ही देते हैं. तो 4 × 10 का पावर 2 का होल क्यूब हो गया. यस सर. सर 4 का क्यूब कितना होगा? 64. 10 का पावर 2 का होल क्यूब हमेशा पावर मल्टीप्लाई होता है, 10 का पावर 6. कितना आसान आंसर आ गया? 64 × 10 का पावर. तो ये जो वैल्यू आया इसका वैल्यू कितना आ गया? 64 × 10 का पावर 6 गुना 10 का पावर -30. 10 का पावर 6 है यहाँ, 10 का पावर -30 है यहाँ. तो क्या हो जाएगा? हमेशा जब भी मल्टीप्लाई में रहे तो पावर क्या हो जाता है? ऐड कर देते हैं. ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 64 आया था इंटू 10 का पावर 6 इंटू 10 का पावर -30. तो जब भी लिख देता हूँ मल्टीप्लाई में रहे इस तरीके से तो पावर क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है. तो ऐड क्या होगा? -6 और सॉरी -6 नहीं है, +6. ये तुम्हारा +6 है ना. तो 10 का पावर 6 और ऐड होगा -30 तो प्लस माइनस माइनस. तो 6 में 30 गया तो -24. तो 10 का 64 इंटू कितना हो गया? 10 का पावर
24 हो गया। अब तो सब कुछ क्लियर है आपको। अब वैल्यू पुट करते हैं 64 इंटू 10⁻⁻24। तो डी इज इक्वल टू क्या था, z इंटू एम डब्ल्यू बाई एन ए इंटू ए क्यूब। जेड की जगह कितना डाला, CCP था तो 4, इसको कितना लिया 108, एन ए कितना था 6 इंटू 10⁻23, और हमारा ए क्यूब क्या आया था, याद नहीं, हाँ याद आ गया, 64 इंटू उधर कितना था 6 था और उधर कितना था 24 था, देख लेना शायद -24 आया था, जो भी आया था मान लो -24 ही आया था, याद नहीं अभी वैल्यू कितना लाया था, लेकिन हमको लग रहा -24 ही आया था। अब कैसे सॉल्व करेंगे सर, tan का पावर सॉल्व कर लो, tan का पावर 23 है, उधर tan का पावर -24 है, तो पावर मल्टीप्लाई होकर ऐड हो जाता है, तो 4 इंटू 108 होल डिवाइडेड बाई 6 इंटू ये 64 नंबर एक तरफ, और ये tan का पावर -1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा tan का पावर -1, ऊपर जाएगा तो tan का पावर 1 हो जाएगा, मतलब 10 हो जाएगा, तो 4 इंटू 10 गुना 108 डिवाइडेड बाई 64 6 4 6 24 और 6 6 30 384। अब काफ़ी आसान हो गया, क्या हो गया, काफ़ी आसान। तो गुना करना काफ़ी आसान हो गया, 40 को 108 से गुना करो और इसको 384 से डिवाइड कर दो, है ना, तो आपका डेंसिटी आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग रफ वर्क करते हैं और काफ़ी हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं लंबे लंबे न्यूमेरिकल्स डेंसिटी का। इस चीज़ को काफ़ी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करिए। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। किसी भी प्रकार का आपको कोई दिक्कत भी हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है, कि सर ये कैसे लिए, वो कैसे लिए, और ख़ुद से इन तीनों 1.4, 1.3 और 1.5 तीनों जो NCERT का एग्जाम्पल, इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इसी से क्वेश्चन के आने की प्रोबेबिलिटी इज़ लगभग 95%। डाटा वाटा भी, दोनों डाटा भी सेम ही रख देता है CBSE भी आजकल, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देखने का कोशिश करते हैं NCERT इन टेक्स्ट का क्वेश्चन, जो कि है 1.14, 1.15 और 1.16, क्योंकि हमने अभी तक जो टॉपिक पढ़ लिया उसके NCERT के क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, व्हाट इज द डायमेंशनल कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन स्क्वायर क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। स्क्वायर क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर 2D में होता था, और स्क्वायर क्लोज पैकिंग इस तरीके से होता था, किनारे किनारे से एटम जुड़ा हुआ रहता था। अब उसका कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ रहा है, तो स्क्वायर है तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 4 होगा। हाँ, किसी भी एक एटम को पकड़ लो तुम, ये मान लो इस एटम को पकड़ लिया, तो एक इस एटम से, एक इस एटम से, एक इससे, तो 4 होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4। सेकंड बोल रहा, अ कंपाउंड फॉर्म्स हेक्सागोनल क्लोज्ड स्ट्रक्चर, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स इन 0.5 मोल ऑफ इट एंड हाउ मेनी दीज ऑफ आर टेट्राहेड्रल वॉइड्स। देखो, एक कोई भी कंपाउंड है जो CCP स्ट्रक्चर बना रहा है, तो उसके कितने मोल दे रखे, 0.5 मोल, है ना। हमको पता है कि कोई भी चीज़ जो CCP बनाता है उसका एक में 4 एटम होता है, एक में कितना होता है 4, तो 0.5 मोल में कितना हो जाएगा, 0.5 इंटू 4, 2 मोल हो जाएगा, 2 मोल एटम, 2 मोल का मतलब कितना हो जाएगा, 2 इंटू 6 इंटू 10⁻23 एटम्स हो जाएगा, मतलब 12 इंटू 10⁻23 एटम्स हो गया टोटल। तो टोटल एटम्स कितना निकल गया, 12 इंटू 10⁻23। फिर से बता रहे हैं, CCP दिया हुआ, तो एक CCP में 4 एटम, और CCP एक नहीं दिया हुआ 0.5 मोल, तो 0.5 और एक मोल का वैल्यू 10 इंटू 10⁻23 होता है। तो 4 इंटू 10, 0.5 को मल्टीप्लाई किया तो 2 आया, और अवोगाड्रो नंबर को, मोल को हटाने के लिए अवोगाड्रो नंबर से गुणा कर दिया, तो क्या आ गया 6 इंटू 10⁻23, तो ये हो गया 12 इंटू 10�23। अब समझो टोटल एटम कितना है, 12 इंटू 10⁻23 एटम्स। अभी सर ने आपको 2-3 स्लाइड पहले क्या बताया था, जितना नंबर ऑफ एटम उतना ही नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड, जितना नंबर ऑफ एटम्स उतना ही नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। अच्छा, 12 इंटू 10⁻23 को शॉर्ट में लिखने के लिए हम 2 मोल लिखे, हाँ सर लिखिए ना, क्यों इतना बड़ा डाटा लिख रहे हैं, 2 मोल एटम्स है। अगर 2 मोल एटम है तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स भी 2 मोल होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जितना नंबर ऑफ एटम होता है उतना ही ऑक्टाहेड्रल वर्ड होता है, और 2 मोल एटम है तो 4 मोल आपका टेट्राहेड्रल वर्ड हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितना हो जाएगा, 2 मोल ऑक्टा और 4 मोल टेट्रा, तो टोटल कितना हो जाएगा, 6 मोल वर्ड्स हो जाएगा, और मोल को अवोगाड्रो नंबर से गुना कर देना, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मेनी ऑफ दीज आर टेट्रा, तो टेट्रा उनमें से कितने हैं, तो 6 में से 4 टेट्राहेड्रल वर्ड्स है, ठीक है। 1.16 क्या बोल रहा है, अ कंपाउंड इज फाउंड बाई 2 एलिमेंट्स M और N, ये वही फॉर्मूला ऑफ एटम वाला क्वेश्चन है। N जो है वो CCP बना रहा है, N बना रहा है CCP, तो कितना एटम हो गया
4 एटम्स हो गया, ठीक है। और m जो है 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल बॉन्ड, m कहाँ है 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल बॉन्ड। तो अगर इसमें 4 एटम है तो टेट्राहेड्रल बॉन्ड कितना होगा 8, तो 1/3 इंटू 8 कितना हो जाएगा 8/3 हो जाएगा। तो इसको और डीप अच्छे से सॉल्व करेंगे तो m कितना आ गया 8/3 आ गया, n कितना आ गया 4 आ गया, 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको भी और इसको भी, तो ये 3 कट जाएगा तो m का कितना हो गया 8, n का कितना हो गया 12, 4 3 जा 12 और 4 2 जा 8, तो M2N3 इसका फॉर्मूला हो गया। आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। तो 1.16 17 18 फिर से रिपीट हो गया। अब नेक्स्ट है इम्परफेक्शन इन सॉलिड। तो इम्परफेक्शन इन सॉलिड का मतलब क्या होता है, चलो देखते हैं थोड़ा सा। तो देखो इम्परफेक्शन इन सॉलिड को ही हम लोग डिफेक्ट बोलते हैं ना। तो चूंकि लेक्चर लगभग 45 मिनट का हो चुका है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे, डिफेक्ट इन सॉलिड, टाइप्स ऑफ डिफेक्ट, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों बोर्ड्स के लिए जो बार बार आता है वो है आपका ये वाला, द डिफरेंस बिटवीन फ्रैंकल डिफेक्ट एंड शॉर्टकी डिफेक्ट। मतलब डिफेक्ट में यही एक क्वेश्चन आता ही है घूम फिर के का डिफेक्ट और शॉर्ट के डिफेक्ट, ठीक है। उसके बाद वही लास्ट लेक्चर होगा, उसी में हम लोग अलग अलग प्रकार का डिफेक्ट पढ़ेंगे। एक फ्लो चार्ट मैंने बना रखा है जो कि किसी भी बुक में आपको नहीं मिलेगा। ये फ्लो चार्ट है। डिफेक्ट कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, एक पॉइंट डिफेक्ट, एक लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट खुद 3 प्रकार का होता है, स्टिचोमेट्रिक डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट, नॉन स्टिचोमेट्रिक डिफेक्ट। वो लोग खुद कितने प्रकार के होते हैं, तो ये चार्ट हम लोग उस नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, डिफरेंस देखेंगे, ठीक है। और उसी वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी डिस्कस कर लेंगे और चैप्टर का दी एंड कर लेंगे। मतलब ये लेक्चर 4 है, लेक्चर 5 आपका लास्ट होगा, ठीक है। लेक्चर नंबर 6 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अलग होगा सिर्फ और सिर्फ सीबीएसई के लिए। लेक्चर नंबर 7 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा इसी चैप्टर का सिर्फ और सिर्फ जैक बोर्ड के लिए, ठीक है। तो 7 लेक्चर्स होंगे इस चैप्टर से, ठीक है। तो सब्सक्राइब द चैनल। और एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, ये जो हमारा ये जो चैनल है रैंकर्स एकेडमी, ठीक है, तो इस चैनल जो है, ये जो चैनल है, इसको जब हम लोग यूट्यूब पे सर्च करते हैं ना, तो होता क्या है वो दिखता नहीं है, क्योंकि मेरे से ही ये चैनल डिलीट हो गया था परसों एडिटिंग करते समय, ठीक है। आपको क्या करना है, एक नया बैकअप चैनल बना हुआ है, आप लोग टाइप करिए यूट्यूब में रैंकर्स एकेडमी बाय राजेश सर, ठीक है। आपको यूट्यूब में क्या सर्च करना है, रैंकर्स एकेडमी बाय राजेश सर। तो वो वाला चैनल आप लोग सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि अब से सारा वीडियो 2-3 दिन बाद से सारा वीडियो टोटल केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ का उसी में अब अपलोड होगा, ठीक है। चैनल का नाम है रैंकर्स एकेडमी बाय राजेश सर, सर्च करिए यूट्यूब में, आपको मिल जाएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, वहीं पर सारा वीडियो अब से अपलोड होगा। तो फॉर ज्वाइनिंग द प्राइम मेंबरशिप में क्या है, आपको इम्पॉर्टेंट पीडीएफ्स दिए जाएंगे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए जाएंगे, और इंडिविजुअल डाउट सेशन दिया जाएगा आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए। जो क्या होगा, हर एक संडे आपको हम लोग जितने भी लोग प्राइम मेंबरशिप से जुड़े हुए, बैच वाइज, क्लास वाइज हम लोग क्या करेंगे, जो भी 1 वीक का पढ़ाया हुआ मैटर है, मतलब जो भी चैप्टर हम लोग पढ़े केमिस्ट्री में, अभी तो केमिस्ट्री का चल रहा है, फिजिक्स का भी ऐसा ही शुरू होगा, मैथ्स का भी शुरू होगा, तो उन सारे को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, डाउट है ना, लाइव क्लासेस में हम लोग इंडिविजुअली एक एक करके सारे डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो डू फ्री to call if any query is there. This is the calling number and this is the WhatsApp number. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर का दी एंड करेंगे। आपको अगर अच्छा लगा हो तो डू सब्सक्राइब द चैनल, और वीडियो को अपने क्लास 12th के जो भी दोस्त हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर रीडिंग इन ढोरी, इफ़ यू आर रीडिंग इन BRL, और इफ़ यू आर रीडिंग इन समवेयर एल्स, you do refer to all those students who are good in studies or who are willing to take quality study in the field of chemistry and physics and maths, ठीक है। Okay, that's all from today's class.